नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। चलिए खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्रालय की ये कैसी मानवीय भूल? जी हां, ये बड़ा सवाल भी है। वित्त मंत्रालय की ये कैसी मानवीय भूल? कल रात निकाला था बचत खातों में ब्याज दरों में कटौती का आदेश। कल रात को ये आदेश निकाला गया बचत खातों से ब्याज दरों में कटौती का, और उसके बाद लेकिन आज सुबह फैसले पर यू टर्न ले लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट किया, कहा कि ब्याज दर वही रहेगी जो वित्त वर्ष 2020-21 की आखिरी तिमाही में थी। जारी किए आदेश ले लिए जाएंगे वापस, ये साफ तौर से कहा गया ट्वीट के माध्यम से। दरअसल सरकार के आदेश से मध्यम वर्ग को झटका लगा था और 5 राज्यों में चुनाव से ऐन वक्त पहले जारी आदेश पर कई तरह के सवाल भी खड़े हुए थे। ऐसे में केंद्र सरकार ने वापस लिया अपना फैसला, यू टर्न ले लिया है। लेकिन वित्त मंत्रालय की कार्यशैली को लेकर दिल्ली के गलियारों में एक ही सवाल है, क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर लेंगे इसकी नैतिक जिम्मेदारी? क्योंकि निर्मला सीतारमण ने ट्वीट में खुद किया स्वीकार, ओवरसाइट अर्थात भूलवश जारी हुए थे आदेश। अब जो आदेश पहले जारी किए गए, हालांकि जाहिर सी बात है तमाम मंथन के बाद ही वो आदेश दिए भी गए होंगे, जारी भी किए गए होंगे, लेकिन उसके बाद अचानक से यू टर्न ले लिया गया। अब ये मानवीय भूल कैसे हो गई वित्त मंत्रालय के द्वारा, इसको लेकर कई तरह के सवाल हैं। कल रात को बचत खातों से ब्याज दरों में कटौती का आदेश निकाला गया था, लेकिन आज सुबह फैसले पर यू टर्न ले लिया गया। वित्त मंत्री ने ट्वीट किया और कहा कि ब्याज दर वही रहेगी जो वित्त वर्ष 2020-21 के आखिरी तिमाही में थी। जारी किए गए आदेश वापस लिए जाएंगे। दरअसल सरकार के आदेश से मिडिल क्लास को झटका लगा था, मध्यम वर्ग को झटका लगा था, और 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। चुनाव को लेकर ऐन वक्त में ये आदेश जारी हुए, जिसको लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हुए। ऐसे में केंद्र सरकार ने वापस अपना आदेश ले लिया है, लेकिन वित्त मंत्रालय की कार्यशैली को लेकर दिल्ली के गलियारों में एक ही सवाल है कि क्या अब वित्त मंत्री सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर लेंगे इसकी नैतिक जिम्मेदारी? क्योंकि निर्मला सीतारमण ने ट्वीट में खुद किया स्वीकार, भूलवश ये आदेश जारी हुए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके ये गलती अपनी मानी है। बंगाल चुनाव में दलित वोट गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। जी हां, बंगाल में चुनाव चल रहे हैं और उसी बीच ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है कि दलित वोट गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश वहां पर लगातार की गई, जहां 27% मुस्लिम वोट बैंक माना जा रहा निर्णायक भूमिका में, और इस बीच 23% दलित वोट बैंक पलट सकते हैं पासा। खबर यह है कि 23% जो दलित वोट बैंक है पश्चिम बंगाल में, वो पासा पलट सकते हैं, गेम को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। हालांकि दलित वोट बैंक की चुनाव में कम होती चर्चा, दलित वोट बैंक की चर्चाएं कम ही होती हैं चुनाव में अक्सर। वहां पर 9 जिलों में 127 सीटों पर प्रभाव रखता दलित वोट बैंक। 9 जिलों में 127 सीटें हैं जहां पर दलित वोट बैंक का प्रभाव है। और साथ ही 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में भाजपा ने 42 में से जीती थी 18 सीटें, और एससी के लिए आरक्षित 68 में से 33 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को बढ़त मिली थी। अब इन 33 में से 26 विधानसभा थी मतुआ समुदाय के बहुल, और मतुआ समुदाय जहां पर बहुल थे या फिर जिनकी संख्या ज्यादा थी, वो सीटें भाजपा ने वहां पर बढ़त बनाई थी। और आंकड़ों से पता चलता है कि दलित आबादी का बड़ा वोट बैंक घूमा भाजपा की तरफ। जो आंकड़े हैं, जो सर्वेज भी लगातार होते रहते हैं, उससे ये जानकारी मिली कि दलित आबादी का बड़ा वोट बैंक भाजपा की तरफ घूमा। और हाल में पीएम मोदी ने बांग्लादेश में मतुआ समुदाय के मंदिर के भी दर्शन किए, वहां पर मतुआ समुदाय के बीच पहुंचे, इसका भी एक असर दिखाई देगा। और इस बार के चुनाव में मतुआ और राजवंशी वोट महत्वपूर्ण है। अब मतुआ समुदाय किसको वोट करके जिताएगा, राजवंशी वोट किसके खाते में जाने वाले हैं, कौन सी पार्टी होगी जो इन दोनों का वोट हासिल करेगी, इसको लेकर भी जोर आजमाइश वहां पर की जा रही है उन सीटों पर जहां पर ये प्रभाव रखते हैं। अब दलित वोट क्या बंगाल चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? 27% मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक माना जा रहा है बंगाल चुनाव में इस बार, और इसी बीच 23% दलित वोट बैंक पलट सकते हैं, वहां पर खेल पासा पलट सकते हैं। हालांकि दलित वोट बैंक की चुनाव में चर्चा कम होती है बंगाल के चुनाव में। 9 जिले ऐसे हैं जहां पर 127 सीटें हैं और 127 सीटों पर दलित वोट बैंक का प्रभाव है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा बंगाल में भाजपा ने 42 में से 18 सीटें जीती थी, और एससी के लिए आरक्षित 67 में से माफ कीजिएगा 33 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को बढ़त मिली थी। और साथ ही इन 33 में से 26 विधानसभा मतुआ समुदाय बहुल थी। और इसके अलावा आंकड़ों से ये पता चलता है कि दलित आबादी का बड़ा जो वोट बैंक है वो भाजपा की तरफ वापस आया, भाजपा की तरफ घूमा। हाल में पीएम मोदी ने, आपको याद है वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, जब बांग्लादेश पहुंचे थे, मतुआ समुदाय के मंदिर जाकर वहां पर दर्शन किए, पूजा अर्चना की, मतुआ समुदाय के लोगों से मुलाकात की। और इस बार के चुनाव में मतुआ और राजवंशी वोट बेहद महत्वपूर्ण है। क्या भाजपा इन दोनों ही वोट बैंक को अपने खाते में करने में कामयाब हो पाती है? इसको लेकर भी लगातार नजर है परिणामों को लेकर।
पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर राजनीति गर्म है। पश्चिम बंगाल में चुनाव और इसी बीच राजनीति किस तरीके से गर्म है पश्चिम बंगाल की ये पूरी खबर आपको समझाते हैं। चुनाव के बीच राजनीतिक पंडित लगा रहे अपने अपने आकलन। चुनाव वहां पर चल रहे हैं दूसरे फेज के लिए वोटिंग, लेकिन इसी बीच राजनीतिक जो जानकार हैं, राजनीतिक जो पंडित हैं, वो अपने अपने आकलन लगा रहे हैं। और इसी बीच टीएमसी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कंपनी का एक सर्वे सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। आईपैक का सर्वे सोशल मीडिया पर वायरल और सर्वे में भाजपा की जीत का दावा किया जा रहा। अब रणनीतिकार वो टीएमसी के हैं, लेकिन उनका जो सर्वे है, जो उनकी कंपनी का सर्वे है आईपैक का, वो भाजपा की जीत का दावा कर रहा है। इसको लेकर भी कई तरह के सवाल टीएमसी खुद उठा रही है। भाजपा समर्थक रिपोर्ट शेयर कर साध रहे पीके और साथ ही टीएमसी पर निशाना। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि नंदीग्राम सीट से हारने वाली है ममता बनर्जी। हालांकि टीएमसी ने भाजपा पर फर्जी रिपोर्ट वायरल करने का आरोप लगा दिया है। जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, टीएमसी के लीडर्स हैं, वो साफ तौर से ये कह रहे हैं कि जीत को लेकर अफवाह फैलाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। भाजपा ने फर्जी वायरल रिपोर्ट को वायरल कर दिया और बरगलाने की कोशिश है। साथ में ये भी कहा कि हार के डर से बौखलाई है भाजपा, फर्जी रिपोर्ट वायरल कर रही है। हारना तय है बीजेपी का। बंगाल में इस बार भी हार का सामना करना पड़ेगा बीजेपी को, ये साफ तौर से टीएमसी कह रही है। और हार के डर से ही बीजेपी बौखलाई हुई है और फर्जी रिपोर्ट को तैयार करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। एक बार फिर से किस तरीके से राजनीति वहां पर गरमाई हुई है, पूरी खबर आपको बताते हैं। रणनीतिक जानकार है, रणनीतिकार है टीएमसी के प्रशांत किशोर, जिनकी कंपनी है आईपैक। उसका सर्वे सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और उस सर्वे में भाजपा की जीत का दावा किया जा रहा है। साथ में भाजपा समर्थक रिपोर्ट शेयर भी कर रहे हैं। पीके पर भी निशाना साध रहे हैं, प्रशांत किशोर पर भी, और साथ ही टीएमसी पर भी हमलावर बीजेपी साफ तौर से दिखाई दे रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नंदीग्राम की सीट, जो कि नाक का सवाल है ममता बनर्जी के लिए भी, शुभेंदु अधिकारी के लिए भी, वहां पर भी रिपोर्ट में दावा किया गया कि वहां पर भी ममता बनर्जी हारने वाली है, शुभेंदु अधिकारी जीतने वाले हैं। हालांकि टीएमसी ने भाजपा पर फर्जी रिपोर्ट वायरल करने का आरोप लगा दिया है। इस रिपोर्ट को लेकर टीएमसी साफ तौर से ये कह रही है कि भाजपा ने फर्जी रिपोर्ट डर के चक्कर में वायरल कर दिया है। हार के डर से बौखला गई है बीजेपी और फिर इस तरीके से रिपोर्ट वायरल किया गया सोशल मीडिया पर, जो कि गलत है। भारतीय सेना ने बंद किए सभी डेयरी फार्म। जी हां, भारतीय सेना ने डेयरी फार्म जो सभी चल रहे थे उनको बंद कर दिए हैं। 132 सालों की सेवा के बाद डेयरी फार्मों को बंद कर दिया गया। 132 सालों की सेवा और उसके बाद ये फैसला लिया गया भारतीय सेना की तरफ से। सेना ने बंद किए सभी डेयरी फार्म 132 सालों से जो चल रहे थे। और साथ ही रक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में 3 साल पहले ही घोषणा की थी। औपचारिक रूप से देश में अपने सभी 39 सैन्य डेयरी फार्मों को बंद किया और डेयरी कार्यों में लगी 20,000 एकड़ से भी अधिक जमीन अन्य कार्यों में उपयोग में लाई जाएगी। सभी गायों को राज्यों को कम कीमत पर सौंपने का फैसला भी लिया गया है। डेयरी फार्मों के रखरखाव में खर्च हो रहे थे सालाना 300 करोड़ रुपए। अब इससे भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है कि हो सकता है इसीलिए ही ये बड़ा कदम उठाया गया हो, क्योंकि भारतीय सेना ने 132 सालों की सेवा के बाद डेयरी फार्मों को बंद कर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में 3 साल पहले ही एक घोषणा भी की थी और औपचारिक रूप से देश में अपने सभी 39 सैन्य डेयरी फार्मों को बंद किया गया। डेयरी कार्यों में लगी 20,000 एकड़ से भी अधिक जमीन अन्य कार्यों में उपयोग की जाएगी और साथ ही सभी जो गाय हैं उनको राज्यों को कम कीमत पर सौंपने का फैसला भी किया गया। डेयरी फार्मों के रखरखाव में सालाना 300 करोड़ का खर्च आ रहा था। अब इसे जोड़कर भी इस महत्वपूर्ण खबर को देखा जा रहा है। महबूबा के बड़बोलेपन से हाशिए पर पीडीपी आ गई है। अब जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं। महबूबा के बड़बोलेपन से किस तरीके से हाशिए पर जाती हुई पीडीपी दिखाई दे रही है। पार्टी छोड़ने वाले तमाम जो लीडर्स हैं वो महबूबा को सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। साथ ही अलग होने वालों को बदनाम करने के बजाय खास सलाहकारों से दूरी बनाएं, ये साफ तौर से महबूबा मुफ्ती को एक सलाह दी जा रही है। जो लीडर्स पीडीपी का दामन छोड़ रहे हैं वो जाते जाते एक फ्री का एडवाइस दे रहे हैं। महबूबा मुफ्ती को साफ तौर से कहा गया कि अलग होने वालों को बदनाम करने के बजाय खास जो सलाहकार बनकर बैठे हुए हैं पीडीपी के भीतर, उनसे सावधान रहें, अन्यथा पीडीपी का झंडा थामने के लिए उन्हें अपने सिवाय नहीं मिलेगा कोई दूसरा। ये भी चेता दिया गया है कि अगर वो ध्यान नहीं देती हैं, अंदर खाने पीडीपी में जो भी चल रहा है, जो सलाहकार बनकर बैठे हुए हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो पीडीपी का झंडा थामने के लिए उन्हें अपने सिवाय और कोई भी नहीं मिलेगा। जम्मू और कश्मीर में लगभग सभी जाने पहचाने चेहरे तलाश चुके हैं नया ठिकाना। जो तमाम चेहरे वहां पर प्रभाव रखते हैं पीडीपी के भीतर अलग अलग इलाकों में, वो अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं या फिर अलग पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। पीडीपी के संस्थापक मेंबर्स में शामिल दर्जनों लीडर्स अलग हो चुके हैं। पुराने लीडर्स में अब उनके रिश्तेदार अब्दुल रहमान वीरी ही रह गए हैं साथ, और इसीलिए जो पार्टी का दामन छोड़ के
अलग अलग पार्टियों में शामिल हो रहे हैं या फिर किनारा कर रहे हैं पीडीपी से, वो साफ तौर से एक एडवाइस भी दे रहे हैं महबूबा मुफ्ती को। और कहा गया कि अंदर खाने जो चल रहा है पीडीपी के भीतर, उस पर ध्यान देने की जरूरत है, ना कि उन पर जो पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। जो पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं उन लीडर्स को बदनाम करने के बजाय अपने सलाहकारों से सावधान रहे महबूबा मुफ्ती। भीषण गर्मी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि भयंकर गर्मी पड़ने वाली है और इसीलिए भी ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है। भीषण गर्मी से तैयार हो जाएं बचने के लिए। मौसम विभाग के अनुसार इस साल और तपाने वाली है गर्मी। मौसम विभाग ने साफ तौर से कह दिया है इस साल गर्मी और सालों की तुलना में बहुत ज्यादा पड़ने वाली है, तपाने वाली है। और साथ ही अप्रैल से जून तक सामान्य से अधिक रह सकता है तापमान। ये भी साफ तौर से मौसम विभाग ने कह दिया है कि अप्रैल से जून तक का जो समय होगा उसमें सामान्य से अधिक तापमान रहेगा और इसलिए सभी को अपने स्तर पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अपनी तैयारी पूरी कर ले। मौसम विभाग ने साफ तौर से कहा 3 अप्रैल से मैदानी इलाकों में फिर से लू चलने की आशंका है, गर्म हवाएं चलेंगी, मौसम विभाग ने कहा है। और पिछले 4-5 दिनों से देश के कुछ हिस्सों में तापमान पहुंच चुका 40 डिग्री से ऊपर और इसीलिए हम कह रहे हैं कि भयंकर गर्मी पड़ने वाली है, आप तैयार हो जाइए। कर्नाटक मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की शिकायत हुई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा। आज इनकी शिकायत उनके खुद के जो नेता है वो कर रहे हैं। येदियुरप्पा के मंत्री ने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत की राज्यपाल से और साथ ही ग्रामीण विकास मंत्री ईश्वरप्पा ने येदियुरप्पा पर आरोप लगाया है। अपने विभाग के मामलों में सीधा दखल देने का आरोप लगाया गया। मुख्यमंत्री पर राज्यपाल वजुभाई वाला को 5 पेज का जो शिकायती पत्र है वो सौंप दिया गया है। पत्र में सीएम येदियुरप्पा के काम करने के तरीकों पर कई सवाल उठाए गए हैं। राज्यपाल से अनुरोध किया गया है कि वो मुख्यमंत्री को नियम की पालना के लिए कहें। राज्यपाल से अनुरोध किया गया है कि मुख्यमंत्री से वो बात करें कि वो अपने नियम कायदों को जाने और उनकी पालना करें, किसी दूसरे विभाग में दखलंदाजी ना करें। चेन्नई का किंग कौन, मतदाता मौन। जी हां, चेन्नई का किंग कौन होगा, मतदाता अभी मौन है। जब रिजल्ट सामने होंगे तो पूरी तस्वीर, पिक्चर साफ हो जाएगी। 9 अप्रैल को क्रिकेट का कुंभ आईपीएल 2021 का चेन्नई से आगाज हो रहा है। 9 अप्रैल को क्रिकेट का कुंभ आईपीएल 2021 का आगाज होना है चेन्नई से। और इससे पहले चेन्नई समेत तमिलनाडु में इंडियन पॉलिटिकल लीग की धूम है। और आईपीएल से पहले चेन्नई के साथ ही तमिलनाडु में इंडियन पॉलिटिकल लीग की किस तरीके से धूम है, ये खबर। 6 अप्रैल को इसके लिए होगा मतदान। 6 अप्रैल को वोटिंग होनी है। हालांकि वोटर चुनाव को लेकर नहीं है मुखर। और साथ ही अन्ना द्रमुक और द्रमुक के बीच सियासी समीकरणों की हर तरफ चर्चा भी हो रही है। अन्ना द्रमुक के बीच में जो सियासी गठित है उसकी चर्चा तमिलनाडु में हो रही है या फिर कहिए देश भर में हो रही है। चेन्नई जिले में विधानसभा की 16 सीटें हैं और करुणानिधि साथ में जयललिता के सियासी वारिसों के सामने प्रतिष्ठा बचाने की बहुत बड़ी चुनौती है। तमिलनाडु में क्या होने जा रहा है इसको लेकर भी पार्टियां लगातार कोशिश कर रही हैं, लेकिन इस बार करुणानिधि और जयललिता के सियासी वारिसों के सामने अपनी साख, अपनी प्रतिष्ठा बचाने की बहुत बड़ी चुनौती है इस बार के चुनाव में। महबूबा को आजम खान बनाने का प्रयास। जी आप, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की और बढ़ेंगी मुश्किलें। महबूबा को आजम खान बनाने का प्रयास किस तरीके से हो रहा है, पूरी खबर। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की और बढ़ने वाली है मुश्किलें। भाजपा ने जम्मू कश्मीर में 100% ध्रुवीकरण की रणनीति बनाई है। जैसे उत्तर प्रदेश में आजम खान को किया टारगेट, वैसे ही खबर है कि महबूबा को भी टारगेट किया जाएगा। अब बारी महबूबा की है। अब उत्तर प्रदेश की कहानी भाजपा जम्मू कश्मीर में दोहरा रही है। ये भी खबर है कि रणनीति वहां पर बीजेपी लगातार बना रही है। जिस तरीके से यूपी की कहानी लिखी गई भाजपा के द्वारा, ठीक उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में महबूबा के साथ बर्ताव किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में भाजपा ने महबूबा मुफ्ती परिवार को टारगेट बना दिया है। शुरू भी इसको कर दिया गया, इसकी शुरुआत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में भाजपा ने किस तरीके से मुफ्ती परिवार को निशाना बनाया, टारगेट बनाया, ये जग जाहिर है। उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच शुरू हो गई है। उनका पासपोर्ट बनाने से इनकार कर दिया गया क्योंकि सीआईडी की रिपोर्ट ठीक नहीं थी। और इतना ही नहीं, सीआईडी ने उनकी मां गुलशान नाजीर के बारे में भी नेगेटिव रिपोर्ट दी थी। और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव तक कम नहीं होगी मुफ्ती परिवार की मुश्किलें। लगातार मुश्किलें और भी बढ़ने वाली है मुफ्ती परिवार की। भाजपा पूरी रणनीति वहां पर बना रही है। रैलीज, रोड शो पर रोक लगाने की जरूरत। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों का
लेना चाहिए तत्काल संज्ञान। ये साफ तौर से कहा जा रहा है कि रैलीज हो, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, रैलीज भी चल रही हैं, रैलीज हो, रोड शोज हो, इस पर रोक लगाने की जरूरत है। देश में कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, इस पर तत्परता से कदम उठाने होंगे, तत्काल इसका संज्ञान लेना होगा। चुनावी दलों को नहीं दिख रहा कोरोना का खतरा। दूसरी लहर में पहले के मुकाबले ज्यादा केसेस सामने आए हैं, लेकिन फिर भी हजारों लाखों की भीड़ वाली रैलियां, रोड शोज हो रहे हैं अलग अलग हिस्सों में। ऐसे में चुनाव और कोरोना को लेकर सोशल मीडिया में बन रहा मजाक भी। तमिलनाडु, केरल, बंगाल आदि सभी राज्यों में बढ़ रहे कोरोना के केसेस, और ऐसे में आयोग वर्चुअल रैली करने का आदेश दे और रोड शो पर रोक लगाएं। ये साफ तौर से कह दिया गया कि आयोग को ही इस पर कोई कदम उठाने होंगे, क्योंकि आम लोगों के लिए सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आम लोगों के लिए जो नियम कायदे हैं वो अलग से, लेकिन जो चुनावी रैलीज में तमाम बड़े दिग्गज दिखाई देते हैं उनके लिए नियम कायदे अलग हैं। वो तमिलनाडु की बात करें, केरल, असम, जहां पर भी चुनाव होने हैं वहां पर रैलीज भी हो रही हैं, रोड शोज भी हो रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंच भी रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर भी कई मीम्स बन रहे हैं, कई मजाक बन रहे हैं, साफ तौर से कहा जा रहा है कि आयोग को ही कोई कदम उठाना होगा। ऐसे में आयोग वर्चुअल रैली करने का आदेश दें और रोड शो पर रोक लगाएं तुरंत प्रभाव से, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलो एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। क्यों राहुल प्रियंका बंगाल चुनाव प्रचार से दूर हैं? अब ये दूरी भी कई सवाल खड़े कर रही है। क्यों राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा हो, बंगाल चुनाव से दूरी क्यों बना रहे हैं? शायद मार्क्सवादी पार्टी के कारण नहीं गए बंगाल। अब ये भी कयास है कि शायद हो सकता है मार्क्सवादी पार्टी के कारण बंगाल नहीं जा रहे हो। केरल में मतदान होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि केरल में कांग्रेस की मुख्य प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी पार्टी है, लेकिन बंगाल में कांग्रेस ने मार्क्सवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर रखा है, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां खुद जो कांग्रेस के अंदर से लीडर्स हैं जो नाराज चल रहे हैं, वो भी इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। बंगाल में कांग्रेस टीएमसी के खिलाफ सक्रिय होना नहीं चाहती है, अलग थलग साफ तौर से कहा जा रहा है, लेकिन क्योंकि अधिकतर विपक्षी दल ममता बनर्जी का कर रहे समर्थन, और ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी कि राहुल और प्रियंका ने आखिर बंगाल चुनाव से दूरी क्यों बना ली है, क्यों फोकस सिर्फ और सिर्फ केरल चुनाव को लेकर है। बंगाल में दूसरे फेज का मतदान जारी है। हॉट सीट नंदीग्राम में ममता शुभेंदु के बीच रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है। बंगाल में दूसरे फेज के लिए वोटिंग लगातार जारी। हॉट सीट है नंदीग्राम, जहां पर खुद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और साथ ही शुभेंदु अधिकारी बीजेपी की तरफ से दोनों की साख दांव पर है। दोनों के बीच में रोचक मुकाबला। बंगाल चुनाव की सबसे चर्चित सीट नंदीग्राम पर देश की नजर लगातार टिकी हुई है। क्या होगा 2016 में जो हुआ था, क्योंकि 2016 में ममता बनर्जी और साथ ही शुभेंदु अधिकारी दोनों ही टीएमसी से एक साथ थे, और शुभेंदु ने यहां से चुनाव लड़ा था, तब वो टीएमसी का हिस्सा थे। लेकिन इस बार मुकाबला रोचक इसलिए भी है क्योंकि शुभेंदु ने पार्टी का दामन छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया, और बीजेपी से वो चुनावी ताल ठोक रहे हैं। अब उनके सामने खुद उनकी पहले साथी रही ममता बनर्जी हैं। अब क्या होगा? चुनाव प्रचार शुरू होने से लेकर अब तक ये सीट रही सबसे ज्यादा फोकस में। ममता के लिए ये सीट उनके आत्मसम्मान का मसला है, तो वहीं शुभेंदु ने ममता को 50,000 वोटों से हराने का दावा किया है। पिछले साल दिसंबर में टीएमसी छोड़कर बीजेपी का हाथ थामा था शुभेंदु अधिकारी ने, और नंदीग्राम में दोनों दलों के दिग्गजों ने प्रचार किया था। खुद पीएम और गृह मंत्री भी वहां पर लगातार जोर आजमाइश कर चुके हैं। 2016 के चुनाव में नंदीग्राम में भाजपा का नहीं खुला था खाता, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 34 पोलिंग बूथ पर बढ़त बनाई थी, और इसी वजह से ममता ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया, चैलेंज भी स्वीकार किया। हाई प्रोफाइल सीट की वजह से नंदीग्राम में हिंसा होने की संभावना को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है, लेकिन वहां पर साख का सवाल है। विपक्षी नेताओं को ममता बनर्जी की चिट्ठी है। विपक्षी नेताओं को किस तरीके से ममता ने चिट्ठी लिखी है? 2 वाम दलों को छोड़ 10 प्रमुख नेताओं को लिखा पत्र। भाजपा के खिलाफ संगठित होने का आह्वान किया गया है ममता बनर्जी के द्वारा, और विपक्षी नेताओं को दिया एक बड़ा गेट टुगेदर रखने का सुझाव दिया गया है। विपक्षी नेताओं को एक खत लिखा और उसी में ये बातें कही गई हैं। दीदी ने 7 बिंदुओं को आधार बनाकर पत्र लिखा, और साथ ही जनता को एक विश्वसनीय विकल्प उपलब्ध करवाने का समय आ गया है, इस बात का जिक्र भी किया गया है। इधर ममता की चिट्ठी पर जेपी नड्डा का कटाक्ष। उन्होंने कहा कि दीदी ने हार मान ली है, डूब रही टीएमसी की नाव। ये साफ तौर से अब बीजेपी हमलावर हो गई है इस चिट्ठी के बाद से। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को वोटिंग होनी है। अन्ना द्रमुक और भाजपा में मतभेद, फिर भी दोनों एकजुट हैं। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को वोटिंग होनी है। अन्ना द्रमुक और भाजपा में मतभेद वहां पर चल रहे हैं, लेकिन दोनों अभी एक साथ है। चुनाव एक साथ लड़ने का फैसला किया। हाल ही में हुआ दिवंगत जयललिता के मंदिर का उद्घाटन, और साथ ही जयललिता के मंदिर में बड़े भाजपा नेताओं की तस्वीरें भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और साथ ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष एल मुरुगन की तस्वीरें वहां पर लगी हुई हैं। मंदिर के गर्भगृह में देखी जा सकती हैं ये तस्वीरें। और फिर सरकार बनाना चाहता है अन्ना द्रमुक भाजपा गठबंधन।
और इसलिए भी हम कह रहे हैं मतभेद जरूर है लेकिन एकजुट दोनों दिखाई दे रहे हैं फिलहाल। असम दौरे पर सीएम अशोक गहलोत हैं। मुख्यमंत्री ने किए कामाख्या मंदिर के दर्शन, कामाख्या माता के दर्शन किए। असम दौरे पर सूबे के मुखिया अशोक गहलोत हैं और वहां पर कामाख्या मंदिर पहुंचे, कामाख्या माता के मंदिर में दर्शन भी किए। मंदिर परिसर में सीएम ने पूजा अर्चना की, उसी वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। सीएम ने प्रदेश और देश में खुशहाली की कामना की, कोरोना का खात्मा हो ये सभी की ख्वाहिश भी है, सभी इसी को लेकर प्रार्थना भी कर रहे हैं। सीएम ने भी देश प्रदेश में खुशहाली आए इसकी कामना की। गोविंद सिंह डोटासरा, बी.डी. कल्ला, पुखराज पाराशर, सीताराम अग्रवाल और धीरज श्रीवास्तव भी साथ में मौजूद हैं। प्रवासी राजस्थानियों ने भी सम्मानित किया सीएम अशोक गहलोत। 3 कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट है। 3 सदस्यों की कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट दे दी गई है कृषि कानूनों को लेकर। जो 3 मेंबर्स वाली कमेटी बनाई गई थी उसी की रिपोर्ट है। रिपोर्ट में कानूनों की समीक्षा और संशोधन के सुझाव दिए गए हैं। इन कानूनों के खिलाफ 4 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। कमेटी ने 19 मार्च को सीलबंद लिफाफे में सौंपी रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को ये कमेटी बनाई थी। 10 स्टार्स ऑफ 2020-21 भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बुरा दौर देखने को मिल रहा है। अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बुरा वर्ष था 2020-21। 2020 के जून क्वार्टर में ग्रोथ थी 0 से 24.4% नीचे और दिसंबर क्वार्टर में दर्ज की गई थी 0.4% ग्रोथ। और 2021-22 में अर्थव्यवस्था पटरी पर, लेकिन कई चुनौतियां सामने हैं। महामारी के झटके से अभी उभर नहीं पाई है अर्थव्यवस्था और साथ ही कई चुनौतियां साथ लेकर आया है वर्ष 2021-22 और सरकार के सामने भी अर्थव्यवस्था को उबारने की, पटरी पर लाने की बहुत बड़ी चुनौती है। आज से नए वित्त वर्ष 2021-22 का शुभारंभ। 4% महंगाई दर के साथ आगे बढ़ेगा भारत। आज से नए वित्त वर्ष 2021-22 का आगाज हो गया है, शुभारंभ हो गया है। 4% महंगाई दर के साथ देश आगे बढ़ेगा। 2021 से 2026 के लिए इन्फ्लेशन टारगेट में बदलाव नहीं है और साथ ही 4% के स्तर पर कायम रहेगा इन्फ्लेशन टारगेट। हालांकि 2 परसेंटेज पॉइंट इधर उधर हो सकता है टारगेट और साथ ही फिलहाल मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में कोई बदलाव नहीं है। फरवरी में यथास्थिति बनाए रखने के पक्ष में था आरबीआई। जम्मू कश्मीर के बारे में क्या की रिपोर्ट संसद में पेश की गई है। जम्मू कश्मीर के बारे में क्या की रिपोर्ट है संसद में पेश की गई। रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर प्रशासन की खिंचाई की गई है। आतंकी घटनाओं में मरने वालों के परिवारों को मुआवजा और साथ ही कई पीड़ित परिवारों को मुआवजा नहीं दे सकता प्रशासन। अनंतनाग में 372 में से 281 मामलों में मुआवजा दिया गया है और बारामूला में 111 में से 84 मामलों में मुआवजा मिला है। अनंतनाग में 5 करोड़ 71 लाख, बारामूला में 2 करोड़ 13 लाख रुपए और साथ ही पीड़ित परिवारों को अब तक वितरित नहीं किए गए हैं। इसको लेकर भी कैग की रिपोर्ट संसद में रखी गई जिसको लेकर खिंचाई हुई है। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने का ये पूरा मामला है। केंद्र सरकार ने कोरोना से उत्पन्न कठिनाइयों को देखते हुए बढ़ाई थी। अब एक समय निर्धारित किया गया था लेकिन कोरोना की वजह से जो विकट परिस्थितियां बनी हैं, जो कठिनाइयां सभी के सामने हैं, उसी को लेकर जो तिथि है वो बढ़ा दी गई है। आधार पैन लिंक कराने की लास्ट डेट बढ़ी आखिरी घंटों में और साथ ही केंद्र सरकार ने आधार को पैन कार्ड से लिंक कराने की तिथि अब की 30 जून। कल अंतिम दिन होने की वजह से आईटी की वेबसाइट हुई थी क्रैश और सरकार ने कोरोना की वजह से 3 महीने बढ़ाई तारीख। अब ये राहत सभी के लिए हो सकती है। घरेलू गैस की कीमतों में आंशिक कमी हुई है। अब थोड़ी सी राहत, ज्यादा तो कह नहीं सकते लेकिन थोड़ी सी राहत जरूर मिलती हुई दिखाई दे रही है घरेलू गैस की कीमतों में। अप्रैल के लिए घरेलू गैस सिलेंडर पर 10 रुपए की कमी की गई है। साथ ही 823 के स्थान पर अब 813 रुपए का मिलेगा सिलेंडर। 19 किलो के वाणिज्यिक गैस सिलेंडर का मूल्य 31 रुपए बढ़ा दिया गया और ये सिलेंडर अब 1625 के स्थान पर 1656 रुपए का मिलेगा। कीमत में वृद्धि के बावजूद नहीं मिलेगी सब्सिडी। प्रदेश में आज से वाइल्ड लाइफ सफारी करना हुआ महंगा। प्रदेश में जो पर्यटक पहुंच रहे हैं उनके लिए भी ये खबर महत्वपूर्ण है। वाइल्ड लाइफ सफारी करना महंगा हुआ। वन विभाग ने दरों में 20% की वृद्धि की है। टाइगर पार्क समेत सभी स्थानों पर प्रवेश शुल्क में वृद्धि की गई है और अग्रिम बुकिंग मामले में वसूली जाएगी डिफरेंस राशि और साथ ही रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट का नया प्रवेश शुल्क भारतीय 140 रुपए प्रति व्यक्ति और विदेशी जो पहुंचेंगे उनको 1070 रुपए देने होंगे। छात्र भारतीय 45 रुपए में सफारी कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने नए लेबर कोड पर अमल टाल दिया है। श्रम मंत्रालय ने बनाई थी श्रम कानूनों की 4 संहिताएं और संहिताओं को लागू करने के नियमों को अंतिम रूप दिया गया। 1 अप्रैल से लागू होने वाले थे 4 लेबर कोड लेकिन राज्य सरकारों ने अब तक नहीं बनाए नियम और इसलिए कुछ समय के लिए फैसला स्थगित कर दिया गया है। कर्मचारियों को पहले की तरह मिलता रहेगा वेतन।
ये राहत वाली खबर है। अब सुपरस्टार थलाइवा को किस तरीके से सम्मान मिलने जा रहा है, ये पूरी खबर आपको बता दें। दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा थलाइवा को, ये बड़ी खबर है। सुपरस्टार को सम्मान मिलने वाला है, रजनीकांत को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड और 3 मई को किया जाएगा रजनीकांत को सम्मानित। 5 लोगों की जूरी जिसने फैसला ये सुनाया और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसका ऐलान कर दिया है। पुरस्कार को चुनाव से जोड़ने का मतलब नहीं है, साफ तौर से इसको लेकर सवाल भी खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि पुरस्कार सभी को उनके काम के आधार पर दिया जा रहा है, चुनाव से इसको जोड़ा ना जाए। इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।